नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश कृषि दर्शन में। जैसा कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि मैं एक खेत में मौजूद हूं और आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं एक ऐसे खास शख्सियत से, एक ऐसे किसान से जिन्होंने न सिर्फ इस व्यापार की बात कर ली जाए, इस व्यवसाय की बात कर ली जाए तो इसे लाभ के व्यवसाय में तब्दील किया है। साथ ही साथ जो किसान अन्य भाई हैं वो भी इनसे आते हैं, मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें तो तमाम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी आप कैसे इस व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर रहे हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं देवास के ग्राम सुलपाखेड़ा में और हमारे साथ खास शख्सियत के तौर पर किसान मुकेश नागर जी मौजूद हैं। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। सबसे पहले तो मुकेश जी ये बताइए, आपके खेत में हम मौजूद हैं और मैं गिलकी देख पा रहा हूँ, मिर्ची देख पा रहा हूँ, हमारे पीछे बैगन भी है। सबसे पहले ये बताइए कि खेती का व्यवसाय आपने क्यों चुना? सर, खेती के मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। खेती परंपरा से चलती आ रही है जी। इसी कारण हम खेती से जुड़े हुए हैं और खेती करना ही हमारा एक लक्ष्य है। खेती में जब हम स्टार्टिंग में करने लगा था मैं, उस टाइम मेरे माता पिता नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। जब से मैं खेती करने लगा हूँ, अब खेती करते ही आया, सोयाबीन लगा था और गेहूँ चने लगा था, तो उसमें पर्याप्त मतलब नहीं हो पाता, फायदा ही नहीं हो पाता था। इसके बाद में फिर मैंने देखा कि यार अपन सब्जी में उतरे हैं, तो फिर मैं सब्जी में उतरा, गिलकी लगाना शुरू करा, काफ़ी प्रॉफिट मिला। धीरे धीरे फिर मिर्ची में आया, ऐसे करते करते ने सब्जी में आज 3 साल से मैं सब्जी की ही खेती करता हूँ। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे आप अपने व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी बताइए, अब यदि कई ऐसे किसानों की बात करें जिन्हें नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है, तो वो ये सोचते हैं कि चलिए इस व्यवसाय को हम छोड़ देते हैं, खेती किसानी को हम छोड़ देते हैं। आखिर कहाँ कमियाँ देखते हैं? एक तरफ ऐसे किसान हैं जिन्हें नुकसान हो रहा है और एक तरफ आप हैं जो कि लगातार फ़ायदे में चल रहे हैं। सर जी, समय हर एक समय रहता है फसल का। जब पानी की ज़रूरत रहती है, जब उस समय पानी भी देना है, उसमें दवाई की ज़रूरत लगती है, दवाई भी देना पड़ती है। अब अपन उसके तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो कहाँ से पैदावारी ले पाएंगे। तो इसीलिए मैं तो हमेशा 24 घंटे ही खेत में रहता हूँ जी। और हर समय पौधे में किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हर समय पे करता रहता हूँ। तो इसी तरीके से मैं मतलब सब्जी में मेरे को अच्छी बेनिफिट हो रहा जी। और हफ्ते में कम से कम 3 कुंटल गिलकी निकलती है। और आज वर्तमान में मतलब भाव चल रहा है 22, 23, 25 और 30 तक भी है। और मार्केट में अपनी गिलकी 35 रुपये बिक रही है। मंडी में ले जाऊँ तो 35 रुपये पर किलो बिकती है जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अच्छी गिलकी पैदावार होने के लिए क्या कोई सी खास चीज़ें होती हैं? सही मात्रा में खाद होना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन की बात कर लूँ, या इसके अलावा पानी की परख की हम बात कर लें, पानी भी सही मात्रा में डलना चाहिए? सर, पानी तो 1 घंटा चलाना ही पड़ता है और ड्रिप से बूंद बूंद चलेगा तो ये अपनी गिलकी खराब नहीं होगी, शाइनिंग रहेगी इसमें, पूरी तरह देखिएगा आप शाइनिंग में। और अब बहुत सारे क्या गरड़ निकालते हैं और गरड़ में अगर चलाएंगे पानी तो गिलकी भी खराब होगी, सड़ना शुरू होगी। और दूसरी बात, अपन चलेंगे तो पैर से बेले भी चुराएंगे और ये मल्चिंग डाल देंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपन को। अच्छा, बताइए थोड़ा ड्रिप की जो ये व्यवस्था है मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, क्या कुछ खास है इसमें? इसमें अपन दवाई में से चला पाएंगे जी। खेत में उतरने का काम ही नहीं, टोटल दवाई है। जो भी अपन को खाद देना है, गुन्निस भी देना, जो भी देना वो सब ड्रिप द्वारा चलाते हैं अपन। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है इससे जो गिलकी की पैदावार है वो अच्छी होती है और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी बनी रहती है। हाँ, ये ड्रिप द्वारा ही तो बनता है सर। अच्छा, और इसके अलावा मिर्ची भी है खेत में, बैगन भी है खेत में, और आप बता रहे हैं कि आलू भी लगा के रखा है। आलू भी लगा रखे सर, तो आलू है गरड़ के और ये सब पूरे मल्चिन के ही है। भट्टे भी है मल्चिन के, मिर्ची भी मल्चिन की है, ये जो सारी चीज़ें है मल्चिन की। इधर प्याज है, ये गरड़ के हैं जी। हाँ। अच्छा, ऐसे में कई ऐसे किसान भाई हैं जो कि इस खेती के व्यवसाय में आते हैं और आपसे पूछते भी होंगे कि हमें बड़ी समस्या आ रही है, आखिर हम क्या करें, कोशिश तो हम भी करते हैं लेकिन हमें उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो क्या संदेश देते हैं उन्हें आप? उनको तो सर ये समझाता हूँ कि भैया, जैसे मैं इस तरीके से उनके खेत पे भी जाता हूँ कि भैया इसमें ये चला दो, इसमें ये चला दो। पिछले साल हमारे यहाँ के 2-3 किसान हैं जिन्होंने मेरे साथ में मिर्ची लगाई, उन्होंने एक बार भी नहीं तोड़ी और मैंने उस समय 2 लाख की मिर्ची बेची यही उस दौरान। जबकि वो 4 किसान हैं, उनने गोड़ उखाड़ के खेत से बाहर फेंके। तो ये मैं समझना चाहूँगा ये अंतर, आखिर ऐसा क्यों? तो सर, वो समय पे ध्यान नहीं दे पाते। एक तो खरपतवार नहीं रहना चाहिए खेत में। अब ये क्या कि पौधा लगाए, पानी चलाए, खाद चलाएंगे, ये सारी चीज़ें चलाते रहते
और निंदाई खुदाई उसकी करते नहीं, हम्म। तो मच्छर भी आएंगे और अनेक सारे रोग लगेंगे। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों ये कहा जा सकता है कि यदि अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो फसल का उचित हमें ध्यान भी रखना होगा। बराबर सर जी। यदि कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात कर लें तो कितना खास आप मानते हैं? कई बार ऐसा रहता है, दिल में जहन में सवाल रहते हैं कि आखिर हम क्या करें अब। तो कृषि वैज्ञानिकों के पास आप जाते हैं तो सहायता मिलती है उनसे आपको? मिलती ना सर, सुझाव तो लेना उन्हीं से पड़ेगा। सुझाव लेंगे, उनको फोटो खींच के ले जाके दिखाएंगे कि साहब ये दिक्कत आ रही, क्या करें इसमें, तो वो भी बताएंगे अपन को कि ये चीज़ की इसमें आवश्यकता है, ये डालो आप, तो हम वो चीज़ भी ला के डालते हैं। तो ये है कि यदि उनकी सलाह मिल जाती है तो हमें इतना भरोसा हो जाता है कि जो हमारा उत्पादन है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका किसान भाइयों को फ़ायदा मिल रहा है? सर ये ड्रिप के मल्चिंग, मतलब ड्रिप मिल रही जी। लोटावेटर भी सब्सिडी में मिला मेरे को, पलो मिला है, हर एक चीज़ पे सब्सिडी सरकार दे रही और उसका लाभ हम ले रहे हैं। तो ये जो किसान जो चीज़ इसको समझ रहे वो ले रहे लाभ, और जो नहीं समझ रहे वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, तो कहाँ से लाभ इसके लेंगे? पीछे कारण क्या आप ये भी देख रहे हैं कि किसान भाई सकुचाते हैं या झिझक रहती है उनके अंदर? हम कई ऐसे लोगों से भी मिले थे जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ऐसे लोग, उनका ये मानना होता है कि किसान भाई खुलकर अपनी समस्या हम तक नहीं पहुंचाते हैं। हाँ तो सर जी ये वास्तविक ये सही बात है। ये अक्सर क्या होता है कि जो कोई जाता है कि यार भैया हमारे खेत में पीला पड़ रहा है, कि हमारे गेहूँ खराब हो रहे हैं, कि हमारे मिर्ची खराब हो रही, वो सामने उन अधिकारी से बात नहीं कर पाते खुल के, तो वो नुकसान तो झेलना ही पड़ता। बिल्कुल। अगर अपन पेट में दर्द है और डॉक्टर के पास जाएंगे, साहब मेरे को तो तकलीफ है, अब डॉक्टर के अपन पेट की तकलीफ ही नहीं बताएंगे तो वो क्या बताएगा, डॉक्टर कैसे ठीक करेगा? तो अपन जो ये जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे और वास्तविक जो पौधे की कंडीशन बताएंगे, उनको फोटो वोटो, तो वो सही ट्रीटमेंट बताएंगे अपन को, मार्केट से खरीद के वो डालेंगे तो उत्पादन तो मिलना ही है। अच्छा, ये बताइए, यदि खाद की बात कर लें या नए बीज की बात कर लें तो मार्केट में नई तरह के हाइब्रिड बीज भी उपलब्ध हैं, जिससे ये कहा जाता है कि फसल ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचती है? ये मार्केट में जाएंगे, भैया हमको हाइब्रिड ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो अपन मांगेंगे तो वो तो देंगे, नहीं तो वो तो नहीं मांगेंगे तो कहाँ से देंगे। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं रहती, तो क्या ये मान लिया जाए जागरूकता का अभाव है किसान भाइयों के अंदर? सर जी किसान को जब भी मालूम पड़ेगा, अब वो यहाँ आएंगे, वो अपने खेत की कंडीशन देखेगा कि भैया यार तुम्हारी गिलकी इतनी लंबी हो रही और हमारी गिलकी इतनी छोटी है, यहाँ और भी किसान है 8-10 जी, तो वो अगर हम पूछेगा तो हम बताएंगे भैया ये इस क्वालिटी का आप ये बीज ले और ये इस समय लगाओ आप, तो यही क्वालिटी और यही शाइनिंग में गिलकी रहेगी। अब ये लोकल बीज लाएंगे तो वो छोटी छोटी रहेंगी, उत्पादन कम मिलेगा, और फिर बोलते हैं कि हमको तो नुकसान हुआ, अगले साल से सब्जी बोना ही बंद करेंगे। अब मेरे को 3 साल हो गए सर। तो गलती किसानों की है कि यदि वो सही तरह से उत्पादन नहीं करेंगे या सही रख रखाव नहीं करेंगे तो किसान की ही गलती है। और वो सही अगर एक दूसरे से नॉलेज रहेगा और जानकारी में रखेगा कि यार वो बीज कौन सा है और कौन सी चीज़ अपन को लगाना है खेत में और उसकी कैसे देख रेख करनी, तो बराबर प्रॉफिट मिलना उसको। अच्छा, सरकार की द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है कितनी खास मानते हैं आप? किसान भाइयों के लिए कितनी खास है? क्योंकि उपकरण की बात कर ले तो हर किसान भाई इतना सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से कि वो सारे उपकरण खरीद सकता है। तो सर सब्सिडी जैसे अब है, आज मेरे पास मात्र ये 7 एकड़ ज़मीन है जी। 7 एकड़ ज़मीन में मैं ना तो मोटरसाइकिल ले सकता था ना गाड़ी ले सकता था। आज सरकार की ही राहत है कि जो आज ट्रैक्टर भी है घर पर, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सारी सुविधा है, क्योंकि सरकार की सब्सिडी ने ही तो हमको खेती करना सिखाया, नहीं तो ट्रैक्टर नहीं रहता तो खेती कहाँ से कर पाते। बिल्कुल समय पे दूसरे के ट्रैक्टर से बुलवाते तो अपन को जरूरत आज सुबह है और वो 2 रोज बाद आता है खेत की जुताई करने। तो आज अपन को तो ये फायदा है कि सरकार ने अपन को सब्सिडी दी, तो आज अपन ने भी अपना घर का ट्रैक्टर बना लिया। बिल्कुल, और चला रहे ना, खेती कर रहे हैं आपके सामने। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि यदि दूसरों के उपकरण लेते हैं किसान भाई, आज के दौर में भी कई ऐसे किसान भाई हैं, हर व्यक्ति के पास तो अपना ट्रैक्टर होता नहीं है या उपकरण होते नहीं है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। बराबर सर, ये लोग डरते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे तो हमको ये नुकसान हो जाएंगे, हम ये करेंगे तो ऐसा नुकसान होगा, जबकि खुल के खेती करना बहुत ही अच्छा है। डर किस बात का है? सरकार तो हर कोशिश कर रही है किसान भाइयों तक सुविधाएं पहुंचाने की,
प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए तो स्वनिधि योजना है जिसके माध्यम से किसानों की जेब में पैसा डाला जा रहा है, अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात कर ले तो उनकी भी द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सर राहत तो मिल रही है ना, राहत सरकार की पूरी राहत मिल रही, और बहुत सारे किसान उस चीज़ का सही ये उपयोग नहीं कर पाते। और हर किसान को तो ये है कि हर एक चीज़ को संभाल के रखना, हर समय क्या करना है, मतलब खेती का पूरा ध्यान रखना अपन को बहुत ज़रूरी है। और सही समय पे सही मात्रा में इसको खाद और बीज मतलब दवाई पानी वगैरह सब समय समय पे करते रहो। अच्छा, आज के दौर में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कई ऐसे नए किसान हैं जो कि खेती किसानी की ओर बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, खेती किसानी की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या माना जाए कि पहले जो एक वक्त नुकसान का सौदा था वो आज फ़ायदा का सौदा हो चुका है, इसलिए अब लोग इसमें ज़्यादा आ रहे हैं? बिल्कुल सर, खेती तो एक ऐसा है कि समय की कोई पाबंदी नहीं इसमें, हर एक आदमी खेती करना पसंद करता है। बिल्कुल। आप बड़े से बड़े अधिकारी को देखो, आप उसको टाइम टू टाइम ड्यूटी एंड ड्यूटी जाना ही है। और कृषि में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई समय ही नहीं, बिंदास जिंदगी जीते हैं, खुद के मालिक हैं वो, खुद के मालिक, कब आना कब जाना, तो नो टेंशन। खेती सबसे बढ़िया और लाभ का धंधा सबसे बढ़िया है खेती का। अच्छा। मैंने खुद ने भी सर पढ़ाई छोड़ने के बाद में प्राइवेट में नौकरी करी, 1700-1800 रुपये महीने में, तो कुछ मिलते ही नहीं ना, पेट्रोल के खर्चे इतने, गाड़ी के खर्चे, आना जाना, दिन भर लगा रहना, 8 घंटे की ड्यूटी देना। सही बात है। हाँ, इससे अच्छा कि अपन अपनी खेती संभालो। 3 साल हो गए मेरे को खेती करते करते। अच्छा, ये बताइए, प्राइवेट नौकरी या खेती, क्या चुनेंगे आप? मैं तो खेती चुनूँगा सर। अच्छा, कितना आपको फ़ायदा हो जाता है? ये 7 एकड़ में से सर मिनिमम मैं 3 लाख रुपए निकाल लेता हूँ जी, खर्च अर्चा काट के, सूखी बचत। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे जो, जैसे कि आप ही किसान हैं, कई ऐसे कर्मचारियों को भी आप रखते हैं, मजदूरों को रखते हैं, तो कम से कम उनको भी 2 वक्त की रोटी आप लोगों के द्वारा मिल जाती है। सर चलते हैं ना, 20-20 आदमी चलते हैं मिर्ची तोड़ने में, तो उनको भी इसी में से मिलते हैं और इसी में से हमको मिलता। कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो अब अपने पीछे 10 घर उनके भी तो चलते हैं। बिल्कुल। एक घर अपना चलता, 10 उनका चलता, तो मेहनत करेंगे और अपन को भी समय पे काम हो जाता। अच्छा, मिर्ची की क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। सर मिर्ची ये तो और छोटी साइज हो गई। अच्छा। ये 7 महीने पुरानी मिर्ची है। जब ये शुरू स्टार्टिंग में थी ना, उस समय सर 12 इंची से 14 इंची तक की लंबाई थी इसकी। अच्छा। हाँ, ये सोनल है राशि की। अच्छा, मार्केट में किस भाव में जाती है ये भी जा रही सर 40 रुपये किलो। तो जितनी अच्छी क्वालिटी की फसल आप देंगे, जो सब्जी आप देंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा, उतना ही मुनाफा किसान भाइयों को मिलेगा। बराबर सही। इसके अलावा सरकार की योजनाएं जिनका फ़ायदा किसान भाइयों को मिल रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए किसान भाई इसलिए भी आकर्षित हो रहे हैं खेती किसानी को लेकर? सर जी, सरकार का तो मानना है कि सभी को लाभ मिले, बाकी किसान बहुत सारे गाँव में ही रहे और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, और जो पहुँच, जिनको मालूम है कि सरकार कितनी राहत दे रही है अपन को, वो सब खेती में जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज खेती ही एक सरकार ने इतना साधन जोड़ दिया है जिसको जवाब ही नहीं। हर एक चीज़ पे सब्सिडी, आपके बिल, बिजली बिल पे भी सब्सिडी मिल रही, हर एक चीज़ पे तो सब्सिडी है। फायदा लेने वाले की कमी है, सरकार की कोई कमी नहीं, सरकार तो हर चीज़ दे रही। बिल्कुल, तो सरकार हर चीज़ दे रही है, और यदि किसानों की बात कर ली जाए, किसान उन योजनाओं का सही लाभ लेंगे तो किसानों को भी फ़ायदा होगा। लगातार चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम बातचीत करने वाले हैं किसान भाई आखिर कौन सी वो गलतियां करते हैं जिसके चलते उन्हें वो उत्पाद नहीं मिल पाता या उतना उनको फ़ायदा नहीं हो पाता जितना वो सोचते हैं। मुकेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मुकेश जी, इसके पहले मल्चिंग और गरड़ की खेती के विषय में आप जानकारी दे रहे थे, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इसमें? सर जी, गरड़ में क्या होता है कि जैसे अपन गरड़ लगाते हैं खेत में, गरड़ लगाने में पानी चलाते हैं, उसके अंदर पानी चलाने में जैसे फल लगता है गिलकी, ये पानी में डूब जाती है और इसमें नीचे से फिर मिट्टी लगने से सड़ाव बैठता है। तो ये जहाँ मान लो 5 कुंटल निकलने की रहती है, वहाँ 2 से 2.5 कुंटल निकलेगी, बाकी नुकसान होता है। इसको फेंकनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वेस्टेज बहुत जाती है। और मल्चिंग में ये है और कि इसमें मार्केट में भी इसका भाव नहीं मिलता होगा। मार्केट में भाव भी कम आता है, बहुत ही कम। अगर ये मान लो अपन की ये 40 रुपये किलो जाएगी मल्चिंग वाली, तो गरड़ वाली बिकेगी अपन को 18 से 20 रुपये। क्वालिटी में इतना फर्क रहता है। और ये जो मल्चिंग डली है, मल्चिंग में ऐसा है कि
एक तो उत्पादन डबल हो जाएगा, अच्छा। और दूसरी बात ये गिलकी की शाइनिंग अच्छी रहेगी, बिल्कुल चमक ऐसी कि अभी अपन ने खेत से निकाली, तो ये माल भी डबल हो जाएगा, मुनाफा भी ज़्यादा होगा, मुनाफा बराबर, बेनिफिट डबल मिलना, और भाव में रहेगा कि ये 20 रुपये बिकी है वो गरड़ वाली, तो ये 40 रुपये बिकेगी आपकी। अच्छा, दोनों पद्धतियों में से ज़्यादा सस्ती पद्धति आखिर कौन सी होती है किसान भाइयों के लिए? ये ड्रिप वाला, ड्रिप वाला, इसमें लागत कम है। अच्छा। गरड़ की में वेस्टेज दवाई भी जाती है, पानी भी वेस्टेज ही जाता है, और इसमें क्या बूंद बूंद टपक टपक से पर्याप्त पानी मिलता है इसको, आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा दवाई की आवश्यकता नहीं, और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा पशुशाला की बात कर लें तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से उसको बनाना चाहिए? सर जी, जैसे अपना चद्दर सेट है, कांक्रीट लगा हुआ है, समय समय पे वो ध्यान दो उन पे, और गोबर निकालो, साफ सफाई तो रखना पड़ेगी, मच्छर से बचाना उनको, बिल्कुल। तो हम हर एक चीज़ से उनको अगर सुरक्षित रखेंगे तो आपको बराबर वो 5 से 6 लीटर दूध हर एक जानवर से उसमें भी मुनाफा मिल सकता है, बराबर, लेकिन बीमारियों से बचाना होगा। बीमारी से बचाना, उनको इससे भी, कीचड़ से भी बचाना है, उनके पास माखा मच्छर भी नहीं होना जी। अब अपन पूरी तरह ऐसे रहेंगे तो मतलब फसल हो या जानवर हो, पशु हो, सभी को बीमारियों से बचाएंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। उन पे देख रेख तो रखना पड़ेगी। बिल्कुल मुकेश जी, आपने तमाम जानकारियां दी और अपना बहुमूल्य वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यदि आपको सही मुनाफा कमाना है तो जागरूकता आपके अंदर होनी बेहद ज़रूरी है। जागरूकता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी किसान भाइयों को ही उठाना होगा। और कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अंत में अब चलते चलते नजर डालेंगे खबरें खेती की पार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार वितरित, फसल विविधीकरण से उत्पादन बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में गेहूं बुवाई ने पकड़ी रफ्तार, पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र और भभूतिया रोग से बचाएं गुलाब। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का अभूतपूर्व कार्य हुआ है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में कृषि की प्रधानता है जो हमारे मन में भी है। इसकी प्रगति के लिए इस क्षेत्र को नए आयामों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए सरकार सारे प्रयत्न कर रही है। अनेक योजनाएं व कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। श्री तोमर ने यह बात पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, कृषक पुरस्कार व कृषक मान्यता पुरस्कार वितरित करते हुए कही। ये पुरस्कार किसानों और किसानों के समुदायों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक हैं जो उन्हें प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया है। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2019-2020 के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 10 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। इसी प्रकार पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार वर्ष 2017-2018 से वर्ष 2019-2020 तक के लिए दिए गए प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 1.5 लाख रुपए नगद दिए गए हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ निर्यात को भी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अधिक मुनाफा देने वाली फसलों के उत्पादन को विविधीकरण के माध्यम से बढ़ाने के प्रयास हों। किसानों को कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित फसलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए विविधीकरण द्वारा वैकल्पिक फसलों के लिए किसानों को प्रेरित करें। इसके लिए अभियान चलाकर प्रयास करें और किसानों को प्रशिक्षित भी करें। फसलों के विविधीकरण में किसानों को यदि किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उसका समाधान भी किया जाए। उन्होंने कहा कि कम पानी से पैदा होने वाली फसलों के प्रति किसानों को समझाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती के माध्यम से फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। केंद्र से समय समय पर खाद की रैक प्रदेश को प्राप्त हो रही है। किसानों को इसका वितरण बेहतर ढंग से किया जाए।
मध्य प्रदेश में चालू रबी सीजन में फसलों की बुवाई ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। उनका लक्ष्य बढ़ाया गया है। अब तक गेहूं की बोनी 27 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 57.22 लाख हेक्टेयर में कुल रबी बुवाई हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107,33,000 हेक्टेयर है। गत वर्ष 138,78,000 हेक्टेयर में बोनी की गई थी, जबकि इस वर्ष 138,89,000 हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में चने की बोनी अब तक 15.04 लाख हेक्टेयर में हो गई है। अन्य फसलों में मटर 1.24 लाख हेक्टेयर में, मसूर 4.20 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी 8.81 लाख हेक्टेयर में हुई है। पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस यंत्र से चना, अरहर, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों में निंदाई गुड़ाई करना बेहद आसान हो जाता है। 6 से 8 अश्व शक्ति यह पावर टिलर मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतराल वाली फसलों की निंदाई गुड़ाई आसानी से करता है। कम समय में अधिक काम करने वाले इस यंत्र में खिंचाव प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा लगा होता है। इसमें हत्था, प्रचालन पहिया एवं स्वीप आदि लगाए गए हैं, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। गुलाब जितना ज़्यादा खूबसूरत और ताज़ा दिखेगा, उतने ही ज़्यादा उसके दाम मिल सकेंगे। कई बार पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे दिखाई देते हैं, इससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन धब्बों को देखकर भभूतिया रोग की पहचान की जा सकती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से छिड़काव करें। इसके अभाव में डायथेन M45 का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गंधक का चूर्ण 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। काले धब्बे के निदान के लिए डायथेन M45 अथवा ताम्र युक्त फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। बोर्डो मिश्रण कंपोस्ट ताज़ा बनाकर यदि उसका उपयोग किया जाए तो अधिक कारगर होगा। उसका लेप तनों पर भी लगाएं। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।